गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 10th में। चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल। एक्टिविटी नंबर 3.11 के बारे में हम लोग बात किए थे। ठीक है, काफ़ी कुछ इसमें हम चर्चा कर लिए थे। फिर इसके आगे हम लोगों को आज स्टार्ट करना है। तो नीचे दिया हुआ है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक तथा आयरन की अपक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। यानी समीकरण लिखना है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। हाइड्रोजन गैस कैसे प्रोड्यूस होता है इसके बारे में हम लोग बात कर लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक तथा आयरन की अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखना है। तो मैग्नीशियम के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, Mg प्लस HCl, ठीक है, क्या बनाएगा यहाँ पे MgCl2 बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, MgCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर करेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी Mg प्लस 2HCl क्या बनाएगा, MgCl2 और प्लस H2 गैस के रूप में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बाहर हो जाएगी। इसी तरह से एल्युमिनियम और जिंक तथा आयरन के लिए भी आप रिएक्शन लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको एल्युमिनियम के साथ लिखना हो तो क्या करेंगे, Al, ठीक है, एल्युमिनियम और प्लस HCl, ठीक है, क्या बनाता है, AlCl3 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर करेगा। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे। इसके लिए बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 से कर देंगे। ठीक है, तो 2 एल्युमिनियम और इधर भी 2 एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। और क्लोरीन कितना हो रहा है, 3 2 जा 6 हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन अब बैलेंस नहीं है तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 से गुणा कर देना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो गया, एल्युमिनियम के लिए रिएक्शन हो गया। 2 एल्युमिनियम प्लस 6 HCl, ठीक है, क्या देता है, 2 AlCl3 और प्लस 3H2। ठीक है, इस तरह से आप समीकरण लिख सकते हैं। ऐसे ही जिंक के लिए अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, आयरन के लिए भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जिंक के लिए लिखना हो तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, Zn प्लस HCl, ठीक है, क्या बनाएगा, ZnCl2 बनाएगा और प्लस H2 बनाएगा। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह से आप जिंक का भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करती हैं तब हाइड्रोजन गैस नहीं उत्पन्न होता है। HCl से या H2SO4 से रिएक्शन जब करेगी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, यानी बाहर निकलेगा। वही जब नाइट्रिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन कर रही है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ देखिए क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्सीकृत करके क्या करता है, जल में परिवर्तित कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। जैसे N2O बना लेता है या NO बना लेगा या NO2 में क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यही खासियत होती है कि वह क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं क्या होता है, अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज क्या करते हैं, तनु बहुत ज़्यादा अगर डाइल्यूट HNO3 है, ठीक है, तो उसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बाहर कर सकते हैं। देखिए ये जो चीज़ें दी गई हैं NCERT में, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो छोटी छोटी बीच में जो चीज़ें दी गई हैं एक एक करके एक्सेप्शन के रूप में दिया गया है, यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब एक एक लाइन हम इसका नहीं पढ़ेंगे और तैयार नहीं किए रहेंगे तो कंपटीशन में यही क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन हो नहीं पाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो हम लोग का भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। TGT PGT में भी इससे क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी
क्वालिफाइड लोग भी इस चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं और इसीलिए उनका कंपटीशन निकल नहीं पाता है, क्योंकि वो वही चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, जो सब लोग पढ़ते हैं, कॉमन चीज़ों को सब लोग तैयार कर लेते हैं, लेकिन जो एक्सेप्शन है, जो एक एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट बीच में दिए गए हैं उनको कोई ध्यान से नहीं पढ़ के जाता है और इसीलिए कंपटीशन नहीं निकल पाता है। कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बनना पड़ेगा, तभी आपसे कंपटीशन निकल पाएगा। और वही मान लो पूछ देगा कि भाई HNO3 से जब रिएक्शन करते हैं, मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, धातुएं जब HNO3 से अपक्रिया करती हैं तो क्या होता है, जल बन जाता है, क्योंकि HNO3 क्या है, एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम और मैग्नीज जब रिएक्शन करते हैं HNO3 से, हाईली अगर डाइल्यूटेड HNO3 है उससे रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर होता है, ठीक है, वहाँ पे H2O का फॉर्मेशन नहीं होता है। चलिए एक्वारेजिया के बारे में बताया हुआ है कि एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एक्वारेजिया यहाँ भी कुछ चीज़ें बीच में दी गई हैं, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक्वारेजिया कैसे बनता है, तो HNO3 और HCl के 1:3 के रेशियो में होता है, या अगर HCl पहले कहेंगे तो HCl और HNO3 के 3:1 के रेशियो में मिलने से बनता है, यानी 3 संबंध 1 के अनुपात में जब HCl और HNO3 आपस में क्या करते हैं रिएक्शन तो होता नहीं है, ये क्या है, एक मिश्रण है, ठीक है, मतलब 3 संबंध 1 के अनुपात में जब इनको मिला दिया जाता है आपस में तो क्या होता है, एक्वारेजिया का निर्माण होता है। ये बहुत ज़्यादा क्या है, प्रबल संक्षारक है, ठीक है, हाईली कोरोजिव है और इसकी जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। अकेले HNO3 या HCl जो होता है वो प्लेटिनम और गोल्ड जैसे नोबल मेटल से रिएक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है, जबकि एक्वारेजिया क्या करता है, गोल्ड और प्लेटिनम को भी गलाने में सक्षम होता है, ठीक है, गोल्ड और प्लेटिनम को भी गला सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है 3.2.4 क्या कर रहा है, अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अपक्रिया करती हैं। अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ, ठीक है, धातुएं कैसे अपक्रिया करती हैं। अब इसको लेके देखेंगे, एक एक्टिविटी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास किया जाएगा। 3.12 में क्या दिया है, धातु का एक स्वच्छ तार, ठीक है, एवं आयरन की एक कील लीजिए, ठीक है, किसका लेना है, कॉपर धातु जो है उसका एक वायर लेना है आपको, ठीक है, स्वच्छ तार लेना है और आयरन की एक कील लेना है आपको। कॉपर के तार को परखनली में रखे आयरन सल्फेट के विलयन तथा आयरन की कील को दूसरी परखनली में रखे कॉपर सल्फेट के विलयन में आपको डालना है। यानी एक एक्टिविटी करना है, कॉपर के वायर को किस में डालना है, आयरन सल्फेट के विलयन में डालना है, जैसे फेरस सल्फेट लिए होंगे उसके सलूशन में डालना है, ठीक है, और आयरन की कील को किस में लेना है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लेना है। कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर धातु का लवण है, उसके विलयन में आयरन डालना है और आयरन सल्फेट में आपको कॉपर डालना है। 20 मिनट बाद अपने प्रेक्षणों को देखना है, आपको किस प्रकार का कोई अपक्रिया हुई इसका कैसे पता लगता है। अब देखिए, कॉपर और आयरन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है। तो जब कॉपर को आप डाले होंगे, ठीक है, आयरन सल्फेट वाले में, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा। यहाँ पे लिया हुआ है, देखिए, यहाँ पे आयरन सल्फेट का विलयन लिया है और इसमें कॉपर का तार डाला है और यहाँ पे लोहे की कील डाला है कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो लोहा जो होता है, आयरन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए लोहे की कील पे, ठीक है, कॉपर की परत चढ़ जाती है, क्योंकि लोहा क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को
डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, वहाँ से हटा देता है। इसलिए कॉपर क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, और मुक्त होकर के वो लोहे की कील पे, ठीक है, इकट्ठा हो जाएगा। अपक्रियाशील धातु अपने से कम अपक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है, ठीक है, वही बता रहे थे, डिस्प्लेस कर देगी, जबकि वहाँ पे कुछ नहीं होगा। यानी इसको अगर हम रिएक्शन लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कॉपर प्लस FeSO4 फेरस सल्फेट का सलूशन लिए थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन हो जाएगा। वही जब आयरन की कील लिए थे और उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लिए थे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, FeSO4 और प्लस कॉपर यहाँ मुक्त होगा। यानी आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर मुक्त होगा, और यही कॉपर जो मुक्त हो रहा था वो क्या होगा, आयरन की जो कील है उसके ऊपर चढ़ जाएगा, परत के रूप में चढ़ जाएगा। इसलिए सभी जो धातुएं होती हैं वो एक समान अपक्रियाशील नहीं होती हैं, ठीक है। पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुओं की अपक्रियाशीलता समान नहीं होती है। हमने ऑक्सीजन, जल और अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अपक्रियाशीलता की जांच की, लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूनों को अपक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक हम जनरल रिएक्शन अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, धातु A प्लस B का लवण का विलयन, जैसे हमने लिया था, ठीक है, Fe प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक ना, एक धातु और दूसरे धातु का लवण का विलयन। तो धातु A और B के लवण का विलयन तो क्या बनाएगा, A के लवण का विलयन और B धातु बना रहा है, ठीक है, यानी धातु को बाहर कर दे रहा है। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है अगर A क्या है, सक्रिय धातु है तो। ठीक है, तब तक इतना आप देख लीजिए। फिर इन अभिक्रियाओं के आधार पे हम क्या करेंगे, सक्रियता श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा धातु कम रिएक्टिव है। इस तरह से क्या की जाएगी, एक श्रेणी तैयार की जाएगी, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। थैंक यू।